बड़ी रुकावट की कोशिश की बीजेपी के लोगों ने। मैं आपके सामने रखता हूं, आप वाकिफ भी होंगे जी। 28 अगस्त को 2 एफिडेविट लगा, किसी तरह रोक दो इसको। भाजपा नहीं चाहती थी। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल सर्वोच्च न्यायालय में खड़े हो जाते हैं। किस हैसियत से? क्या वो बिना पीएमओ के इशारे के सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होंगे? इशारा था कि रोको इसको, किसी तरह रुकवा दो। लेकिन शुक्रिया न्यायालयों का भी, भाजपा के सांसदों का एनोनिमस फीडबैक ले लें, बिना नाम के बैलेट बॉक्स में डाल करके 90% उनके सांसद इसके पक्ष में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। कुछ लोग इसके ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। मेरे साथ आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज हैं, इनसे बात करेंगे। मनोज जी, अब तो सार्वजनिक हो गया जातीय जनगणना की रिपोर्ट, कैसे देखते हैं आप? नहीं, आपने शुरुआती कहा कि कुछ लोग इससे खुश हैं और कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं। कुछ ही लोग आपत्ति जता रहे हैं। एक व्यापक आबादी, जिसको मैं कहूँ कि 85%, वो बहुत प्रसन्न है। क्योंकि देखिए, न्याय संगत समाज बनाने के लिए आपको जो रूपरेखा जिसका निर्माण करना होगा जी। उसके लिए आपको ये आंकड़े बहुत ज़रूरी थे। 31 के बाद इस देश में नहीं हुआ था। मैं साधुवाद देता हूँ, जहाँ लालू जी से ये बात शुरू हुई, नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी, और वो पूरी टीम जिसने एक बहुत कम समय में इस कार्य को, महती कार्य को अंजाम दिया, वो बधाई के पात्र हैं। बड़ी रुकावट की कोशिश की बीजेपी के लोगों ने। मैं आपके सामने रखता हूं, आप वाकिफ भी होंगे जी। 28 अगस्त को 2 एफिडेविट लगा, किसी तरह रोक दो इसको। भाजपा नहीं चाहती थी। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल सर्वोच्च न्यायालय में खड़े हो जाते हैं। किस हैसियत से? क्या वो बिना पीएमओ के इशारे के सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होंगे? इशारा था कि रोको इसको, किसी तरह रुकवा दो। लेकिन शुक्रिया न्यायालयों का भी। इस एफिडेविट जो सुबह कहा कि कोई भी राज्य सरकार जातिगत जनगणना या उससे मिलती जुलती गतिविधि यानी सर्वेक्षण पर भी आपत्ति थी, शाम तक एफिडेविट बदलना पड़ा। ये होता है बहुजन वंचित समाज का दबाव। और नतीजे में आज हम सब के पास आंकड़े हैं, और मैं मुबारकबाद देता हूं पुनः बिहार सरकार को कि एक नज़ीर पेश करेगा। एक लंबी लकीर खिंच गई है। इससे लाभ किससे होगा सर? क्योंकि कुछ लोग जैसे उपेंद्र कुशवाहा हों और भी कई नेता हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि ये साजिश है, ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, इसमें हेरफेर की गई है। नहीं, देखिए, अब मेथडोलॉजी और इस सब पर आप सवाल उठाएंगे, हेरफेर की, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते थे कि आबादी की ये आंकड़े सार्वजनिक हो। आपको अपनी चिंता करनी चाहिए, अपनी वैचारिक चिंता होनी चाहिए कि आपके विचारों को क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि जिनकी तस्वीर बड़ी होनी चाहिए थी वो मिनिएचर में चले गए थे, और जिनको मिनिएचर में होना चाहिए था वो बड़ी तस्वीर लेके बैठे थे। इससे न्याय होगा आबादी के अनुरूप, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। क्योंकि किसी को न्याय देने का, एक बहुजन आबादी को, व्यापक आबादी को न्याय देने का अर्थ युग्मक नहीं होता, बाइनरी नहीं होता है कि किसी के साथ अन्याय होगा। जो ढांचा इस देश के संविधान के अनुरूप चाहिए, उसकी बनावट और बुनावट बेहतर तय होगी। अब तो राष्ट्रीय मुद्दा ये बन चुका है। राहुल गांधी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब देश की राजनीति के ऊपर एक नई रंग चढ़ गई है? देखिए, मैं इस शब्दावली के पक्ष में नहीं हूँ। देश की राजनीति समाज के व्यापक संदर्भों से अगर विलग होगी तो राजनीति बीमार दिखेगी। इस राजनीति को स्वस्थ होना है, इस आंकड़े के मुताबिक राजनीति की दिशा तय होगी, समाज नीति तय होगी, नीतियां तय होंगी। और मैं यकीन के साथ कहूं, अलग अलग राज्य सरकारें, अलग अलग लोग, इवन बीजेपी के अंदर जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं, वो चाहते हैं कि आंकड़े इस तरह के अलग अलग राज्यों में आए। जातिगत जनगणना देश की आज की परिस्थिति में मैं समझता हूँ मील का पत्थर साबित होगी, और उस मील के पत्थर का सबको स्वागत करना चाहिए तहे दिल से। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष हमेशा जाति के ऊपर ही राजनीति करती आई है और आज भी कर रही है। मैं तो कहूँगा कि अपने भाजपा के सांसदों का एनोनिमस फीडबैक ले लें, बिना नाम के बैलेट बॉक्स में डाल करके। 90% उनके सांसद इसके पक्ष में। प्रधानमंत्री जी को भी इसको स्वागत करना चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री जी के पास विधानमंडल गया था ना सबसे पहले, माननीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, उन्होंने तो कुछ नहीं किया।
लेकिन अब करना पड़ेगा। अब किसी व्यक्ति के अहंकार के आगे ये धारा रुकेगी नहीं, अहंकार खत्म होगा, ये धारा आगे बढ़ेगी। एक छोटा सा सवाल है सर कि क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में ओबीसी वर्सेस अति पिछड़ा इसके ऊपर भी राजनीति कतई नहीं। होगी? देखिए, आप लोग एक चीज़ भूल रहे हैं मीडिया के साथ ही। कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी क्या है, संवैधानिक कैटेगरी 15 में, आर्टिकल 15 और 16 में क्लॉज 4 ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। हम जहाँ कहीं अफर्मेटिव एक्शन में चेंज करना पड़ा वहाँ हमने ईबीसी कहा, लेकिन कुल कैटेगरी तो ये ओबीसी है ना, जो कि 64% से ज़्यादा है। इसका सम्मान करना चाहिए। दलितों की आबादी जोड़ दीजिए तो 85 से थोड़ा ऊपर ही जाता है। तो अगर इस आबादी के अनुरूप देश का सामाजिक नक्शा, आर्थिक नक्शा तय नहीं होगा तो कौन सा देश बना रहे हैं? देश सिर्फ जो सर्वेश्वर कह गए थे कागज पर बना नक्शा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों से तय होता है। और जो लोग इससे नाराज हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। अगर आंकड़े सामने आते हैं उन आंकड़ों का स्वागत होना चाहिए। और मैंने पहले कहा था कि जो नाराज हैं, बीजेपी के कुछ लीडर्स को मैं सुन रहा था, उनको थोड़ा अध्ययन की आवश्यकता है। घबराए नहीं। ये जो 85% की आबादी है ना, ये किसी के खिलाफ युद्ध नहीं करने जा रही है। जाति के खिलाफ नहीं, नहीं है। किसी की पूरी बात सुन लीजिए। किसी के खिलाफ युद्ध नहीं है, ये अपने हकूक की लड़ाई है। और वो हकूक अगर किसी को मिलता है 85% को, तो वो जो नेता हैं बीजेपी के, उनको सिर्फ ये सोचना चाहिए ना कि जब समाज करवट लेता है उसके करवट लेने का सम्मान करिए। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।